हेलो, वेलकम इन हिंदी मीडियम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज और जो भी यहाँ पर सिलेबस होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है @हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे जाके अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हिंदी मीडियम को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज है हिंदी मीडियम अकेडमी। और अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है hindimediumacademy.com। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, आपकी मैथ्स और साइंस इंग्लिश मीडियम में है, तो हमारे जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं AK स्टडी और डियर साइंस, यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम की वीडियोस मिल जाएंगी। मैथ्स के लिए आप AK स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम की मैथ्स के लिए, और इंग्लिश मीडियम की साइंस के लिए आप डियर साइंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मतलब एक ही तरह के बहुत सारे पौधे एक साथ उगाए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि इस चैप्टर का नाम भी है वो इसी पे बेस्ड है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अनाज, फसल, खरपतवार और खेती। तो इसमें से सही उत्तर है फसल। ठीक है, आप अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो वहाँ पर जो 1.1 है, ठीक है ना, ये वाला जो सेक्शन है, इससे थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है ना, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज वहाँ से मिलती है। और क्योंकि अभी एमसीक्यूज या बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो उसके लिए लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इन्होंने क्या लिखा है, उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के। ठीक है, इसी तरह की धान की फसल होगी तो मतलब सही पौधे धान के होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि वो फसल है। ठीक है, गेहूं के पौधे होंगे तो गेहूं की फसल, धान के पौधे होंगे तो धान की फसल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना उत्तर कमेंट में, ठीक है, दे सकते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर डालना है, क्वेश्चन 2, और A B C या D लिख देना है। ठीक है ना, आपको पूरा टाइप नहीं करना। ठीक है, अगर आपको लगता है ऑप्शन ए है तो आप लिखोगे क्वेश्चन 2A। ठीक है, तो आप ऐसे करके कमेंट में अपने आंसर दे सकते हैं। तो देखो, इसमें से क्या होगा, फसल चक्रण से क्या होता है कि भाई जो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ जाती है, मतलब कि क्वेश्चन 2 का ए सही है। ठीक है, तो आप जिसने कमेंट में लिखा है क्वेश्चन 2A, उसका आंसर मतलब सही है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट में लिखना। क्वेश्चन 3 है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, निराई, बुआई, जुताई और सिंचाई। ठीक है, तो इनमें से हम क्या बोलते हैं मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने को। तो इसका उत्तर है जुताई। ठीक है, यानी कि ये सही आंसर है। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, देखो एनसीईआरटी को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, इसे हम हल चलाकर करते हैं। अब थोड़ा और अगर आप नॉलेज लेना चाहो यहाँ पर, तो आपको ये जो वर्ड है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पोला, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको भी समझ लो। इसके लिए आप देखो एनसीईआरटी में ही जो 1.3 वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें लिखा गया है, यहाँ से अगर आप पढ़ोगे, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला बनाने का मतलब मिट्टी को हम भुरभुरी बना रहे हैं। ठीक है ना, जो खेत बिल्कुल सूख चुका था, मिट्टी कड़ी हो गई थी, ठीक है, उसको हम उसमें हल चला के उसको भुरभुरी बना रहे, नरम बना रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है ना, कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी आ जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। आप सिर्फ एमसीक्यू का कोई एक क्वेश्चन करके उसका आंसर मत याद करो, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको आप गेन कर लो, ताकि आपको हो सकता है क्वेश्चन दूसरा पूछ लें, घुमा के पूछ लें, तो काम आएगा। तो मिट्टी पोला होने का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इससे होगा क्या,
मिट्टी पोली हो गई मतलब कि अब वो नरम हो गई है, क्योंकि हमने उसको हल चला दिया उस पर। तो इससे होगा क्या कि भाई जो जड़ें होंगी ना, जो पौधे उसमें उगेंगे, वो आराम से गहराई तक चले जाएंगे ना। इससे जड़ें क्या होंगी, इससे जड़ें गहराई तक जा सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि मिट्टी नरम है तो पौधों की जड़ों को नीचे जाने में आसानी होगी। ठीक है, तो पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब आगे पूछा भी गया है कि कैसे। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मिट्टी पोली होगी, भुरभुरी होगी, उसमें हवा आराम से मिक्स हो जाती है, ठीक है ना, हवा आराम से थोड़ा बहुत उसमें अंदर जा सकती है, तो इससे पौधों को श्वसन करने में, पौधों की जड़ों को श्वसन करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है मिट्टी को पोला बनाने का, यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें केंचुए आराम से पनप सकते हैं। आप जानते हैं जो केंचुए हैं ये किसानों के मित्र हैं। क्यों हैं? क्योंकि केंचुए ह्यूमस बनाते हैं मिट्टी में, जो कि एक नेचुरल खाद की तरह काम करता है पौधों के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको उलटना पलटना या पोला करने की जो प्रक्रिया है यानी जुताई, ये जरूरी क्यों है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? फिर से बोल रहा हूँ, आप अपना आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए है कुएं, ऑप्शन बी है झीलें, ऑप्शन सी है नहर, ऑप्शन डी है हल। ठीक है, तो इसमें से कहाँ से सिंचाई नहीं हो सकती है? क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, मतलब आपको वो बताना है जहाँ से सिंचाई नहीं हो सकती है। कुओं से तो हो सकती है, इसमें पानी होता है, झीलों से भी हो सकती है, नहर से भी हो सकती है, हल से नहीं हो सकती, तो इसका सही आंसर है हल। ठीक, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है, काटी हुई फसल के अनाजों के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है, आपने मान लीजिए गेहूं की फसल काटी, अब गेहूं के दाने आप फसल के बाकी हिस्सों से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि मेनली जो आपका मकसद था वो गेहूं के दाने थे। तो दानों को भूसे से या फिर बाकी पार्ट से अलग करने को क्या बोलेंगे? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कटाई, सिंचाई, थ्रेसिंग, भंडारण। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं किस का आंसर सही आता है। ठीक है, आपको बस ये लिख देना है, अगर आपको लगता है ए सही है तो 5A, अगर आपको लगता है बी सही है तो 5B, सी सही है तो 5C, डी सही है तो 5D। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें अनाज के जो दाने हैं ना फसल में, उनको भूसे से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है इसको। आगे चलते हैं। अगला है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? ठीक है, मतलब देखो, राइजोबियम क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, क्या काम करता है आपने पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, उसका स्थितिकरण करता है। तो किस तरह के पौधों की गांठ, ग्रंथियां मतलब गांठ, ठीक है, में पाया जाता है ये? देखो आपके पास ऑप्शन है, रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसको जानने के लिए देखो इसको आप पढ़ो, ये आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि फलीदार की जगह कहीं कहीं आपको लेग्यूमिनस भी लिखा हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ फलीदार लिखा हो। तो इसका सही आंसर तो यही है, फलीदार। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेग्यूमिनस भी बोलते हैं इसको, तो ये भी आप याद रखना। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, तो ये नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। तो सही आंसर क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, फलीदार फसल। तो फलीदार फसल की ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशेदार फसल है, 4 ऑप्शन है आपके पास, सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। तो इनमें से किसकी फसल रेशेदार फसल होती है? तो आप जानते हो यार, कपास जो है इससे हमें रेशा मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कपास। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, फसल के साथ उग आए अनचाहे पौधों को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की फसल बोई है,
तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गेहूँ के पौधे ही उगेंगे, उसके साथ बहुत सारी घास फूस उग जाएगी। तो जो अनचाहे पौधे हैं गेहूँ के साथ उगाए हैं जो, उन्हें हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है थ्रेसिंग, ऑप्शन बी है खरपतवार, ऑप्शन बी है भंडारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा खरपतवार। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ें ज़रा, ठीक है, इस वाले टॉपिक को, ये भी एनसीईआरटी से है, तो यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं या उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित का मतलब ये समझो कि हम जो चाहते नहीं है क्योंकि, लेकिन फिर भी वो उगा रहे हैं, फालतू पौधे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि ये फालतू पौधे उग आए हैं तो ये क्या करेंगे, पौधे से जो उसके पोषक तत्व है, जो पानी है, उसका बंटवारा कर लेंगे तो फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए इनको हटाना ज़रूरी है। तो खरपतवार हटाने को हम बोलते हैं निराई। निराई का मतलब है कि पौधे में से, फसल में से जो दूसरे पौधे, अनचाहे पौधे हैं यानी खरपतवार हैं, उनको हटाया जाए। ठीक है, क्यों हटाया जाए बता चुका हूँ, यहाँ लिखा भी हुआ है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा, मतलब उनसे कंपटीशन करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है यार, जहाँ पे सिर्फ फसल के पौधे उगने थे वहाँ दूसरे पौधे भी आ जाएंगे, तो बाकी चीज़ों का बंटवारा तो कर ही लेंगे, पानी का, पोषक तत्वों का, इससे फसल कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए इनको हटाना जरूरी है। और इसी के ऊपर हमारा अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न क्या है? फसल से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपको आ गया होगा, निराई। क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। ठीक है, अभी हमने देखो पीछे देखा था, खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं? निराई। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया निराई। ठीक, यानी फसल से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। क्वेश्चन 9 था ये। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन रसायनों का उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी आपको देना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है खरपतवार नाशी। मतलब वो रसायन या वो केमिकल जो हम छिड़कते हैं ताकि जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए, उन केमिकल्स को हम खरपतवार नाशी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, लेकिन अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, हर चैप्टर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या टॉपिक है? जो चैप्टर 1 है ना आपका, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खरीफ फसल और रबी फसल। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। खरीफ फसल क्या कहलाती है, क्या किसे कहते हैं? वह फसल जिसे या जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। और आपको उदाहरण भी याद करने हैं। ठीक है, जैसे खरीफ फसल का उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मान लीजिए आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे पहचानो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है या कौन सी रबी की फसल है, तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। इसी तरह से रबी की फसल क्या होती है? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। ठीक है, तो याद रखना आप कि इनके उदाहरण जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको 3-4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है या फिर कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, और ज़्यादातर वो यही एग्जाम्पल होंगे अभी जो आपसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप फिर से बोल रहा हूँ फॉलो करना चाहते हैं या दूसरे चैनल पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उन सभी के नाम हैं, आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।